हेलो एवरीवन। स्पेक्ट्रम चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं आज के लेक्चर में प्रॉपर्टी या ऑल अबाउट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द एक्सरे। आप ऐसा याद रखें। तो अगर हम मेनली एक्सरे की बात करें तो ये जिस हेडिंग के अंदर आ रहा है उसका नाम है प्रॉपर्टीज एंड यूजेज ऑफ डिफरेंट रेडिएशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। और इसमें हमने फर्स्ट टॉपिक किया है जिसका नाम है गामा रेज। सेकंड हम लोग कर रहे हैं जिसका नाम है एक्सरे। एक्सरे को विल्हेल्म्स कॉनरैड रंजन ने 1895 में यानी 1895 में किया था। और रंजन इसके डिस्कवरर हैं। रंजन कौन हैं? डिस्कवरर हैं इसके। और अगर हम एक्सरे की वेवलेंथ की बात करें तो इसकी अगर वेवलेंथ देखें तो वो 0.1 एंगस्ट्रॉम टू 100 एंगस्ट्रॉम है। और अगर नैनोमीटर में हम बात करें तो 0.01 नैनोमीटर से इसका वेवलेंथ कितना होता है? 10 नैनोमीटर होता है। ये इसकी वेवलेंथ हो गई। अगर हम इसकी फ्रीक्वेंसी की बात करें, वेवलेंथ को बेटा हम लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हम फ्रीक्वेंसी की बात करें तो अगर फ्रीक्वेंसी देखें तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितना होता है? 3 × 10⁻19 3 × 10⁻19 हर्ट्स से इसका होता है 3 × 10⁻16 हर्ट्स। ये एक्स रे का फ्रीक्वेंसी होता है। ठीक है, क्या होता है? इसका फ्रीक्वेंसी होता है। ठीक है, तो ये इसकी फ्रीक्वेंसी होती है। और अगर हम गामा रेज की फ्रीक्वेंसी की बात करें तो इससे पहले वाले लेक्चर में हमने किया है गामा रेज की फ्रीक्वेंसी। तो अरे गामा रेज की फ्रीक्वेंसी नहीं बेटा, इतना नहीं होगा गामा रेज की फ्रीक्वेंसी। गामा रेज की फ्रीक्वेंसी देखो उस लेक्चर में थोड़ा सा ये मिस्टेक हो गया है। गामा रेज की फ्रीक्वेंसी ये नहीं होगी, ये होगी एबव 3 × 10⁻19 हर्ट्स होगा। गामा रेज की फ्रीक्वेंसी ये होगी। ठीक है, तो उस लेक्चर में जो ये गड़बड़ी हुई है ये करेक्ट कर लेना। गामा रेज की फ्रीक्वेंसी एबव 3 × 10⁻19 हर्ट्स होगा। और ये तो हमने एक्स रे की फ्रीक्वेंसी वहाँ पर मेंशन कर दिया उस लेक्चर में। तो ये एक्स रेज की फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी रेंज है, ये फ्रीक्वेंसी रेंज है ये। और गामा रेज की फ्रीक्वेंसी या तो 3 × 10⁻19 हर्ट्स होगा या इससे ज़्यादा का होगा। ठीक है बेटा, तो ये तो गामा रेज की फ्रीक्वेंसी है। वंस अगेन मैं रिपीट कर दे रहा हूँ। और यहाँ पर गामा रेज की ये फ्रीक्वेंसी है, ये फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, और ये इसकी यूनिट हर्ट्स होती है। फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या होती है? हर्ट्स होती है। ठीक है, और रंजन ने इसका क्या किया था? रंजन ने इसको डिस्कवर किया था। अगर मैं सोर्स की बात करूँगा, चलो सोर्स की अगर बात करूँ तो सोर्स इसका कहाँ पर मिलता है? एक्सरे कहाँ पर मिलता है? तो फ्रॉम हैवी मेटल। जब क्या होता है? फ्रॉम हैवी मेटल टारगेट टू हाई मेल्टिंग पॉइंट when highly energetic electron are stopped by it देखो होगा क्या? आपने कुलीज ट्यूब का एक्सपेरिमेंट तो देखा होगा कि कुलीज ट्यूब में क्या होता है कि मान लो कि ऐसे एक ट्यूब है और इस ट्यूब पर क्या करते हैं हम, इधर से बहुत हाईली मूवमेंट वाला एक इलेक्ट्रॉन बहुत हैवी मेटल के इस टारगेट पर ऐसे छोड़ते हैं जो इस शेप का होता है ऐसे। तो ये इलेक्ट्रॉन आते हैं और इधर से एक विंडो से पास होते हैं। तो वही कह रहा है कि एक्सरे तब इमिट होते हैं जब ये इलेक्ट्रॉन आते हैं और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन बहुत हाई एटॉमिक नंबर वाले मेटल से टकराने के बाद अपनी टोटल एनर्जी उस मेटल पर ट्रांसफ़र कर देते हैं। और उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को ये मेटल एब्जॉर्ब करके अपने में से जो रेज निकालता है उसे हम एक्सरे बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं? एक्सरे बोलते हैं। तो एक्सरे यही बोल रहा है कि फ्रॉम हैवी मेटल टारगेट, ये मेटल टारगेट है
हैवी मेटल टारगेट, आमतौर पर हम गोल्ड कह सकते हैं इसको, हैवी मेटल टारगेट लेते हैं, मेटल टारगेट लेते हैं और इस पर बहुत हाई एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन आता है और वो इलेक्ट्रॉन ऐसे आके इस पर टकराता है और पूरी की पूरी एनर्जी इस मेटल टारगेट को ट्रांसफ़र कर देता है, जिससे मेटल टारगेट ये हीट होता है और हीट होने के बाद अपने में से एक रेज को इमिट करता है जिसको हम एक्स रेज बोलते हैं। ठीक है, तो ये इसका क्या है, सोर्स है। ठीक है, ये इसका क्या है, सोर्स है। ठीक है, चलो प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें तो इसकी प्रॉपर्टी क्या होगी, प्रॉपर्टी की बात करें तो प्रॉपर्टी क्या होगा कि दे स्ट्रांगली इफेक्टेड अ फोटोग्राफिक प्लेट। ये क्या करता है, फोटोग्राफिक प्लेट को क्या करता है, इफेक्ट करता है, फोटोग्राफिक प्लेट को इफेक्ट करता है या इफेक्टेड फोटोग्राफिक प्लेट, यानी कि जब कभी भी ये फोटोग्राफिक प्लेट पर पड़ता है तो ये क्या करता है, एक चमक उत्पन्न करता है, फ्लोरोसेंट कर देता है, उसको चमकीला कर देता है। ये इसकी प्रॉपर्टी है। ठीक है, अगर इसकी पेंट्रेशन पावर की हम बात करें तो ह्यूमन बॉडी की फ्लैश को तो पार कर जाता है बट बोन को क्या करता है, ये नहीं पार कर पाता है। तो अगर मैं इसको कहूँ कि ह्यूमन बॉडी की किसको पार कर जाता है, ये ह्यूमन बॉडी के फ्लैश को तो पार कर जाता है ये। ठीक है, तो फ्लैश को तो पार कर जाता है, फ्लैश मतलब मसल्स को क्या कर जाता है, पार कर जाता है, लेकिन ये बोन्स को क्रॉस नहीं कर पाता है। बोन्स को जब क्रॉस नहीं कर पाता है तो उसी के थ्रू ये क्या कर लिया जाता है, स्टॉप्ड कर लिया जाता है, या आप कैसे ऐसे कह सकते हैं कि इट इज़ स्टॉप्ड बाय द बोन। तो इसलिए जब कभी भी हड्डियाँ टूटती हैं, हड्डियों में क्रैक होता है, किसी इंजरी या कुछ होता है, तो फिर एक्सरे हम यूज करते हैं, एक्सरे यूज करते हैं उन हड्डियों के क्रैक को पता करने के लिए। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि अगर हम इसके यूजेज की बात करें तो मेडिकल साइंस में इसकी यूज करते हैं, मेडिकल साइंस में इसकी यूज करते हैं क्या करने के लिए, जो फ्रैक्चर्ड होते हैं बोन में, उन फ्रैक्चर को पता लगाने के लिए क्या करते हैं, फ्रैक्चर बोन का एक्सरे करते हैं, पता लगाने के लिए वो कितने पार्ट से कहाँ कहाँ पर फ्रैक्चर है, जिसको हम रेडियोग्राफी बोलते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, रेडियोग्राफी बोलते हैं बेटा, याद रखना। ठीक है, रेडियोग्राफी बोलते हैं, ठीक, रेडियोग्राफी बोलते हैं। और डायग्नोस्टिक पर्पस से भी यूज करते हैं, डायग्नोस्टिक पर्पस से भी हम यूज करते हैं, डायग्नोज करना हो किसी को, डायग्नोज पर्पज में यूज करते हैं हम, जिसको हम CAT भी बोलते हैं और कभी कभी CT स्कैन भी बोलते हैं हम उसको, और पूरे बॉडी का होता है। और बहुत सारी जगहों पर और भी यूज किया जाता है, एटॉमिक अरेंजमेंट जानने के लिए भी यूज किया जाता है इसका यूज, इसका एटॉमिक अरेंजमेंट जानने के लिए भी हम इसका यूज करते हैं। ठीक है, तो ऐसे बहुत जगहों पर हम यूज करते हैं इसको। ठीक है, तो these are the information regarding the X-ray।